हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 25, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी फंडामेंटल के बारे में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होती है, इंडक्टिव सर्किट क्या होती है और कैपेसिटिव सर्किट क्या होती है। तो हम लोग तीनों चीजों को यहां पे आज हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, अर्थात एक्सेल क्या होता है, विद्युत परिपथ में कैसे काम करता है, विद्युत परिपथ में इसका रोल क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है ना, एक्ससी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे बिहेव करता है, कैसे कार्य करता है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों कि रेजिस्टिव सर्किट प्रतिरोध वाली परिपथ क्या होती है, कॉइलिंग वाली परिपथ क्या होती है, कैपेसिटेंस वाली अर्थात कैपेसिटिव सर्किट क्या होती है और प्योर कंडीशन में वो कैसे बिहेव करती हैं, कितने एंगल का कोण बनता है ना, उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूं। तो आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। तो आज की क्लास बच्चों उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईटीआई संबंधित कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, है ना, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया या एमपी आईटीआई टीओ हो गया, डीएमआरसी डीआरडीओ, अदरवाइज किसी भी वैकेंसी की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए चैनल है जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। इससे पहले ऑलरेडी 24 लेक्चर हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। ओके बच्चों, और यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस को। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है तो मैं बता दूं आपको कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो कॉइलिंग का फॉर्म होता है बच्चों, किसका, जो कॉइलिंग का फॉर्म होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग एक्ससी बोलते हैं। और ये जो परिपथ होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेल क्या होता है और एक्ससी क्या होता है। प्रतिरोध का हमने पढ़ लिया है बहुत पहले, लेक्चर नंबर 1 या 2 में हमने शायद पढ़ लिया था प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो मैं डिटेल में पढ़ा दिया हूं लेक्चर नंबर 2 में, उसको आप देख सकते हैं जाकर के। आज मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों कि एक्सेल क्या होता है और एक्ससी क्या होता है और विद्युत परिपथ में इनका रोल क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, है ना, और इनकी यूनिट क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल क्या कहता है बच्चों, ओके, एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो एक्सेल को हम लोग जो है हिंदी में प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं बच्चों, और इसे हम एक्सएल से दर्शाते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, अर्थात दूसरे प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सएल बराबर ओमेगा एल तो ओमेगा एल का जो मान होता है 2πfl होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या कहता है, तो हम बोलेंगे कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है बच्चों, तो किसी कॉइल का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है उस कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है कि जो इसकी इकाई होती है, जो इसकी यूनिट होती है बच्चों, किसमें होती है, ओम में होती है। अर्थात इंडक्टिव कॉइल भी कैसे काम करती है बच्चों, एज अ प्रतिरोध की तरह कार्य करती है, क्योंकि इस कॉइल में भी क्या होता है बच्चों, इस कॉइल में भी कुछ ना कुछ क्या होता है, इंडक्टिव होने के कारण ये क्या करता है, ये करंट का अपोज करता है, करंट का विरोध करता है, करंट को लॉस कराता है। इसलिए इस सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्सेल होता है, उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम में लिखी जाती है, अर्थात ओम में होती है। तो आपने क्या देखा कि प्रेरणिक प्रतिघात किसे कहते हैं अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं बच्चों, तो किसी कॉइल का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव कॉइल अर्थात एक्सएल बोलते हैं। ओके, तो कोई हमारे पास तार है, तार अगर लपटी हुई है बच्चों, है ना, उसमें फेरों की संख्याएं ली हुई है, या आप बोल सकते हो कि एक के तार के ऊपर कई तार लपेटी हुई है, तो वो तार कैसी बनी है बच्चों, कॉइलिंग के फॉर्म में बनी हुई है। अर्थात मैंने जैसे बताया यहाँ पे
एक तार हो गई सिंपल ये, लेकिन मैं इस तार को कैसे बना दूं बच्चों, इस तार को मैं बना दूं, है ना, ऐसे करके लपेट दूं, अर्थात कॉइल के फॉर्म में बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो प्रतिरोध होगा क्योंकि ये सिंपल क्या है बच्चों, तार है। लेकिन इसको मैं क्या करूं कि इसको मैं क्या करूं बच्चों की कॉइल के फॉर्म में बना दूंगा, तो यही हमारी तार क्या बन जाएगी, एक्सएल, अर्थात ये कॉइल के फॉर्म में बन जाएगी। ओके तो इसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अर्थात ये कॉइलिंग का फॉर्म हो जाता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं। तो हमने देख लिया है बच्चों, है ना, कि किसी कॉइल का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है उसे कॉइल, है ना, उस कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सएल से प्रदर्शित किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूत्र। तो सूत्र क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सएल का सूत्र होता है, अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। चूंकि हम जानते हैं क्या बच्चों कि ओमेगा एल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। तो फाइनल हम सूत्र हमेशा क्या करेंगे बच्चों, हमेशा जो सूत्र लिखेंगे बच्चों, ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल ही लिखेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सूत्र कहलाएगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जहां पे हमें इस सूत्र की आवश्यकता होगी बच्चों, तो इसको लगाएंगे, है ना, जहां पे हमें प्रेरणिक प्रतिघात या इंडक्टिव कॉइल का रिएक्टेंस ज्ञात करना होगा। अब हम बात करते हैं वहीं पे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसका डीसी सप्लाई में और एसी सप्लाई में वह कैसे काम करता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीसी सप्लाई में क्या होता है। तो जो प्रेरणिक प्रतिघात अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ना, तो डीसी सप्लाई में क्या होने के कारण, आवृत्ति का मान शून्य होने के कारण क्या होता है बच्चों कि इसका मान जो है वो बैरी, है ना, बैरी नहीं करता, अर्थात इसका मान जो है उस पे नहीं होता है, अर्थात ये इस पे क्या डीसी सप्लाई में कार्य नहीं करता है ना। जो इंडक्टिव कॉइल है उसका जो काम होता है कहां पे होता है बच्चों, एसी में होता है, क्योंकि एसी में क्या होती है, कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है। और हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो बच्चों कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो भारत की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात 0 से ज्यादा होती है, 25 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हो सकती है, पर स्टैंडर्ड हम लोग लेकर के चलते हैं 50 हर्ट्ज। आवृत्ति होने के कारण इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है तो काम करता है। सूत्र क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम बोलेंगे कि जो ओमेगा एल होता है 2 पाई एफ एल के बराबर होता है, अर्थात डीसी में इसका मान क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीसी सर्किट में यह 0 हो जाता है, क्या, एक्सएल डीसी में 0 हो जाता है। वहीं पे जो एसी सर्किट होती है वहां पे एक्सएल का मान क्या होता है बच्चों, 0 से ज्यादा, अर्थात कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू निकल करके आती है। अर्थात एक्सएल जो होता है बच्चों, इसका जो काम होता है केवल एसी सर्किट में होता है, डीसी में नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। डीसी में यह शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, लेकिन एसी में क्या करता है बच्चों, एसी में यह ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, अर्थात डीसी को क्या करता है, पास करता है और एसी को पास नहीं करता है। पांचवा पॉइंट है, इसमें कॉइल होती है इसलिए प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है ना। और पांचवा पॉइंट यहां पे हम देखेंगे कि एक्सल में कॉइल होने के कारण यह जो है तो एक रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार इस पे भी करता है। तो ये रहा बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात अर्थात इंडक्टिव कॉइल, जिसको हमने देखा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या है, इसकी यूनिट और इसका फॉर्मूला, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। और आप इन पॉइंटों को भी याद रखना कि इसमें आवृत्ति शून्य होती है इसलिए इसमें प्रभाव नहीं होता है, इसमें आवृत्ति होती है इसलिए इसमें कुछ ना कुछ एक्सेल का मान निकल करके आता है, जो हम लोग देखते हैं तो वो उसमें प्रभाव होता है। इसका सूत्र होता है बच्चों, ये हमने देख लिया है, इसमें शून्य मान होता है, डीसी में शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है और एसी में यह ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है ना। और सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो क्या पूछा जा सकता है बच्चों, इसकी यूनिट, है ना, इसकी इकाई पूछी जा सकती है तो ओम में होती है। और इसका सूत्र पूछते हैं तो सूत्र आपको याद रखना है 2 पाई एफ एल होता है। ये सूत्र किसका होता है बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस का, प्रेरणिक प्रतिघात का। ओके, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं बच्चों एक्ससी के बारे में, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी हमने देख लिया, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख लेते हैं।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे काम करता है किसी सर्किट में, इस चीज को भी हम लोग जो है तो पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सेकंड पॉइंट है संधारित्र प्रतिघात। अर्थात हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दर्शाते हैं XC से। ओके, अब ये कैसे काम करेगा, कहां पे काम करेगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो होता है एज अ कैपेसिटेंस का, वहां पे क्या होता है बच्चों, फॉर्म होता है। ये बनता कैसे है तो हम बताएंगे कि किसी एक तार के ऊपर है ना, किसी एक तार के ऊपर जब कई तार लपेट दी जाती हैं बच्चों, कई तार उसके ऊपर लपेट दी जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो तार के बीच में है ना, ये तार मान लो हो गई, इस तार में हम और कई तारें लपेट दें और इस तार को कई तारों से लपेट करके मोटा बना दें, तो उन तारों के बीच में जो गैप होता है ना, जिसे हम बोलते हैं एयर गैप, हल्का भी गैप होता है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस का फॉर्म बन जाता है। इसी गैप के कारण हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं कि यहां पे हमारे पास में XC हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों संधारित्र प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध जो प्रतिघात है, संधारित्र प्रतिघात है, वो कहां पे बनता है बच्चों, तो किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग क्या करते हैं, मोटा करते हैं, तो उसके ऊपर कई तारें लपेट दी जाती हैं, कई तारों को लपेट करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक मोटी तार बनाते हैं, उसे हम लोग जो है तो बोलते हैं, जैसे हमारे पास में आपने देखा होगा खंबे में तार लगी होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, आपके घरों में जो खंबे लगे होते हैं, तो उस पे बहुत सारी मोटी तार होती है, उसमें कई परत की तार लपटी हुई रहती है, तो वो तार जो होती है उसके बीच में जो एयर गैप होता है, थोड़ा सा भी गैप होता है ना, जहां से हवा निकल सकती है, या हम मान सकते हैं चिपका हुआ पर हल्का भी अगर गैप है ना, तो वहां पे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बन रहा है, अर्थात कैपेसिटिव का फॉर्म बन रहा है। उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस वहां पे है। अब इसका सूत्र हम लोग देखेंगे बच्चों, तो XC बराबर क्या होता है, हम बोलेंगे कि XC बराबर होता है 1/ωc, अर्थात XC बराबर क्या होता है बच्चों, 1/ωc होता है, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि XC बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1/2πfc, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी होगी बच्चों ओम में। ओके, ओम में। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में चाहे वह XL हो चाहे वह XC हो, दोनों प्रतिरोध की तरह काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पावर लॉस कराते हैं, है ना, जिसके कारण जो है तो हम इसका यूनिट जो लिखते हैं वो ओम में लिखते हैं। ओके बच्चों, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या कहता है, किसी संधारित्र का वह गुण, किसी संधारित्र का वह गुण, किसी संधारित्र का वह गुण जो करंट के प्रवाह है, जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, संधारित्र प्रतिघात कहलाता है। ओके,
तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी संधारित्र, है ना, किसी संधारित्र का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, संधारित्र कहलाता है, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसे XC से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई यानी यूनिट ओम होती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इसकी यूनिट लिखना है, याद रखना है। हम इसकी यूनिट क्या बोलेंगे, ओम में होती है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास में, है ना, हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, XC बराबर क्या होता है, 1/ωc होता है। अब हम क्या करेंगे कि 1/ωc को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2πfc, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ओम में होती है। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं अंतर दोनों में कि डीसी सप्लाई में एसी सप्लाई में क्या अंतर होता है ना। तो डीसी सप्लाई में और एसी सप्लाई में कैसे काम करता है बच्चों, इस चीज को भी हम लोग जो है यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डीसी सप्लाई में कैसे काम करता है। तो डीसी सप्लाई में क्या काम करता है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो नंबर 1, इसमें जो आवृत्ति होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। हमको ये मालूम है F बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमने एक्सेल में भी देखा था। सेकंड क्या कहता है बच्चों कि XC जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/ωc, और हम 1/ωc को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2πfc। ठीक है, और यहां पे हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों, क्या आएगी, 1/0, अर्थात अनंत होती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि डीसी में यह ओपन सर्किट की तरह काम करता है ना। डीसी सप्लाई में यह ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। अभी हमने देखा था बच्चों कि डीसी में जो एक्सएल होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, लेकिन एक्सी क्या करता है बच्चों, डीसी सप्लाई में यह ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ओके, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि डीसी को पास नहीं होने देता है। ठीक है, उसमें होने दे रहा था, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अर्थात डीसी को पास नहीं होने देता है। ओके, तो ये डीसी में हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एसी में क्या क्या होता है बच्चों। हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है। ओके, इसमें कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है, अर्थात है ना, आवृत्ति जो होती है वो 0 से अधिक होती है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू निकल करके आती है। हम जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कितना होता है बच्चों, 50 हर्ट्ज होता है। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इसमें XC का मान जो होता है 1/ωc तो होता ही है, और ये भी हम जानते हैं कि 2πfc होता ही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों कुछ ना कुछ होती है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि जो XC होता है वो मोर देन 0 होता है, मतलब 0 से ज्यादा होता है। एसी में कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, क्या कहता है कि यहां पे जो XC होगा वो क्या होता है बच्चों, जो XC होगा वो क्या होगा, वो है ना, जो है तो अनंत मोर देन जो है तो अनंत होगा। ओके, ठीक है, यहां पे अनंत होगा लेकिन अनंत से ज्यादा होगा। ठीक है,
नंबर 4 हम देखेंगे, यहां पे अनंत होगा बच्चों, और यहां पे क्या होगा, एक्चुअली लेस देन होगा, क्योंकि अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, अनंत मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो अनंत जो होगा उससे कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, है ना, कि अनंत जो होगा उससे जो अनंत जो है तो उससे कम होगा, अर्थात ये होना चाहिए आई थिंक, है ना। मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, पर हम ये कहेंगे, है ना, कि 0 से अधिक होगी फ्रीक्वेंसी, 0 से अधिक होगा एक्सेल, तो यहाँ पे अनंत होगा, तो ये अनंत नहीं होना चाहिए, अनंत से थोड़ा कम होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी पर अनंत नहीं होगी, इतना ज़्यादा नहीं होगा, और ये AC को पास होने देता है, ठीक है। तो ये AC को पास होने देता है। ओके, तो हमने देख लिया कि संधारित्र क्या होता है बच्चों, संधारित्र प्रतिघात क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे कहते हैं, इसे एक्सी दर्शाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है हम बताएंगे, इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्सी बराबर, है ना, एक्स सी बराबर क्या होता है बच्चों, 1/ωc होता है। यदि दूसरा फार्मूला लिख करके देगा तो क्या देगा, दूसरा फार्मूला जो लिख करके देगा वो बच्चों क्या देगा, कि वहीं पे लिख सकता है वो XC बराबर क्या लिख सकता है, 1/2 पाई FC होता है, चूंकि ωc का मान होता है 2 पाई FC। अभी हमने देखा था XL का मान, तो हमने देखा था 2 पाई FL, वहीं पे XC का मान क्या होगा बच्चों, 2 पाई FC। अब चूंकि क्या है यहाँ पे 1/ωc है, तो हम क्या रखेंगे, 1/2 पाई FC रखेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 पाई FC। ओके बच्चों, क्लियर। इस डीसी में कैसे काम करता है, एसी में कैसे काम करता है, ये हमने देख लिया। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए इसका मान 0 होता है। एक्सी का मान जो होता है 1/ωc है, 1/2 पाई FC लिख सकते हैं। 1/0 डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू अनंत आएगी। डीसी सप्लाई को, है ना, डीसी सप्लाई में यह है ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, और ये डीसी को पास नहीं होने देता है। लेकिन यहीं पे ये क्या काम करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इसमें होती है, इसलिए कुछ ना कुछ मान होगा, और इसका जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ मान होगा, और यह जो है अनंत से कम होगा, और एसी को पास होने देता है। और हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसमें जो है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। इसमें क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें हम लिखेंगे कि एसी सप्लाई में यह शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। ओके, तो एसी में जो होता है बच्चों, ये एक्सएल जो होता, एक्सी जो होता है वो एसी में क्या करता है, एसी सप्लाई में ये शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। वहीं डीसी में क्या करता है बच्चों, ये जो है तो ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमको क्या याद रखना है, इसका सूत्र और इसकी यूनिट हमेशा याद रखना, ओम में होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखना, एक्सी बराबर 1/2 पाई FC होता है। ओके, तो हमने देखा बच्चों कि हमारे पास में संधारित्र क्या होता है ना। हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख लिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में जो है तो 2-3 पॉइंट और है ना, कि प्योर कंडीशन में रेजिस्टिव सर्किट कैसे काम करती है, प्योर कंडीशन में, है ना, इंडक्टिव कॉइल कैसे काम करती है, और कैपेसिटिव कॉइल कैसे काम करती है। इन तीनों चीजों को मैं बताने वाला हूं आप लोग को, तो इस चीज को आपको समझना है। जो शुद्ध प्रतिरोध होता है वो कैसे काम करता है बच्चों, फर्स्ट प्योर रेजिस्टेंस। ओके, प्योर रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं शुद्ध प्रतिरोध। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका परिपथ। सबसे पहले तो शुद्ध प्रतिरोध में क्या होगा बच्चों, कि शुद्ध प्रतिरोध में क्या होगा कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा बच्चों, जो दोनों का करंट और वोल्टेज जो एंगल बनेगा बच्चों, वो कहां पे बनेगा, इन फेज बनेगा। कहां पे, इन फेज में, मतलब 0 डिग्री पर बनेगा। ओके, कहां पे बनेगा बच्चों, 0 डिग्री पर बनेगा। वहीं हम दूसरी बात करें, दूसरी किसकी बात करें बच्चों, दूसरी बात करते हैं प्योर इंडक्टिव कॉइल की। अभी जो हमने पढ़ा प्योर इंडक्टिव कॉइल, जिसे हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में
शुद्ध प्रेरणिक प्रतिघात। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, उसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों, शुद्ध में क्या बनता है, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अर्थात यहां पे जो एंगल बनेगा बच्चों कितना बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां पे होगा क्या, जो वोल्टेज जो करंट होगी वो वोल्टेज से कितने डिग्री लैग करेगी बच्चों, 90 डिग्री लैग करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन फेज बोलते हैं। ठीक है, इन फेज बोलेंगे। इसको बोलेंगे बच्चों पश्चगामी। पश्चगामी ये कितना डिग्री पीछे चल रही है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे चल रही है। किस कंडीशन है बच्चों, शुद्ध प्रेरणिक प्रतिघात के कंडीशन पे। यदि शुद्ध नहीं होता तो फिर ये क्या करती, कुछ ना कुछ जो है तो एंगल में रहती। मैं अभी उसको भी समझाने वाला हूं। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, प्योर की कंडीशन में बता रहा हूं बच्चों, प्योर की कंडीशन है, प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। तो प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध संधारित्र प्रतिघात। इसके नाम से स्पष्ट होता है बच्चों, प्रतिघात का मतलब वो कुछ ना कुछ हमें क्या कर रहा है, लॉस करा रहा है, लॉस पहुंचा रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, प्योर कैपेसिटिव को हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम में हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, कि यहां पे जो हमारा रेफरेंस होगा वो होगा वोल्टेज, और क्या होगा बच्चों, इसका जो एंगल काम करेगा, है ना। मैं यहां पे थोड़ा नीचे बना देता हूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास में क्या हो गई, ये हमारे पास में करंट हो गई। और करंट जो है वो क्या कर रही है बच्चों, 90 डिग्री लीड कर रही है। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अग्रगामी। क्या बोलते हैं, अग्रगामी। और ये पश्चगामी, लैगिंग, और ये होता है बच्चों लीडिंग। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा कि शुद्ध कंडीशन में अगर प्योर सर्किट है हमारे पास में, प्योर रेजिस्टेंस है, तो शुद्ध रेजिस्टेंस में क्या होगा बच्चों, करंट वोल्टेज इन फेज होती है, 0 डिग्री में होती है। वहीं पे प्योर इंडक्टिव कॉइल है तो वो क्या करेगी, वोल्टेज से करंट पीछे 90 डिग्री लैग करेगा, अर्थात वो पश्चगामी में काम करेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री काम करेगा। और जो प्योर कैपेसिटेंस होता है, शुद्ध प्रेरित प्रतिघात होता है बच्चों, वो क्या काम करता है कि उसमें करंट जो होती है वो 90 डिग्री लीड करती है, अर्थात करंट पहले पहुंचती है, वोल्टेज बाद में पहुंचता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि जो इंडक्टिव कॉइल होती है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, शुद्ध कंडीशन प्योर इंडक्टिव कॉइल का फेज डिफरेंस कितना होता है, हम बताएंगे बच्चों एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगर वो पूछता है कि प्योर कैपेसिटिव का फेज डिफरेंस कितना होता है, हम बताएंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री लीड करता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री लैग करता है। और यदि आप पूछ ले कि शुद्ध प्रतिरोध की कंडीशन में अगर हमारे पास में प्रतिरोध है ना, हम यहां पे बना भी दें डायग्राम, अगर ये प्रतिरोध प्योर है, शुद्ध है, तो शुद्ध की कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इसमें जो करंट होगी और जो वोल्टेज होगा बच्चों क्या होंगे, आपस में 0 डिग्री फेज डिफरेंस पर होंगे, अर्थात दोनों एक लाइन पे होंगे। अगर मैं बात करूं कि कॉइल है, लेकिन कॉइल कैसी है बच्चों, जो एक्सेल है या एल है वो क्या है, शुद्ध है। शुद्ध की कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या करेगी बच्चों, ये क्या करेगी बच्चों कि वोल्टेज से करंट जो होगी वो 90 डिग्री क्या करेगी, पीछे चलेगी, अर्थात लैग करेगी। ओके, 90 डिग्री क्या होगी बच्चों, लैग करेगी, लैगिंग होगी, लैग होगी। अब हम बता दें कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा अगर वो प्योर है। किसकी बात हो रही है बच्चों, शुद्ध की बात हो रही है ना। अगर शुद्ध कैपेसिटेंस है, शुद्ध इंडक्टेंस है और शुद्ध रेजिस्टेंस है, तो यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों क्या बनेगा, ये क्या काम करेगा बच्चों, ये जो है वोल्टेज रेफरेंस लेंगे और यहां पे जो करंट होगी बच्चों वो क्या करेगी, 90 डिग्री जो है तो आगे होगी, मतलब जो है तो ये लीड करेगी।
बोलेगी, है ना, इसे हम बोलेंगे लीडिंग या अग्रगामी। तो यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस का जो इन फेज डिफरेंस होता है कितना होता है, 0 डिग्री होता है, इन फेज में होते हैं। प्योर जो हमारे पास इंडक्टिव कॉइल होती है वो पश्चगामी 90 डिग्री, पश्चगामी एग्जैक्ट एकदम फिक्स 90 डिग्री पीछे होती है। और प्योर कैपेसिटेंस जो हमारे पास प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, या हम बोल सकते हैं शुद्ध संधारित्र प्रतिघात जो होता है, उसमें फिक्स या एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं 90 डिग्री करंट अग्रगामी होती है, यानी आगे होती है। अब मैं इन तीनों को जो है यहाँ पे समझाना चाहता हूं आप लोग को, है ना, इसको आपको जो है तो फिर से मैं एक डायग्राम में और समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली भी कह क्या रहा है बच्चों। इस चीज को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो अग्रगामी और पश्चगामी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसको मैं एक डायग्राम में अगर बना करके बताऊं तो कैसे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस एक लाइन ले लेता हूं बच्चों। यहां पे हमने एक रेफरेंस लाइन ले लिया। अब हम जानते हैं कि जो रेफरेंस लाइन होती है उसमें क्या होता है बच्चों, यह एक यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्या? यूनिटी, है ना, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब होता है हिंदी में इकाई पावर फैक्टर। इकाई मतलब एक, ठीक है, इकाई पावर फैक्टर। अब हो गया। अब हम बोलेंगे कि अगर शुद्ध की कंडीशन में बात करूं, शुद्ध की, तो यूनिटी पावर फैक्टर किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। हम शुद्ध की बात करेंगे बच्चों, तो शुद्ध अगर हमारे पास में कॉइल होगी तो वो क्या करेगी? एग्जैक्ट 90 डिग्री क्या करेगी बच्चों? करंट, है ना, वोल्टेज से क्या करेगी? लैग करेगी, मतलब पीछे रहेगी। वहीं पे अगर यहां पे हम बोले, है ना, शुद्ध कॉइल की हम बात कर रहे हैं, शुद्ध कॉइल की बात कर रहे हैं, ओके, शुद्ध कॉइल क्या करेगी? पश्चगामी रहेगी, पश्चगामी होगी। ठीक है। अब हम बात करें वहीं पे कॉइल के साथ में हमारे पास क्या हो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो। अगर ये भी शुद्ध होगा तो क्या होगा? ये करंट लीड करेगी वोल्टेज से कितने डिग्री बच्चों? 90 डिग्री। अगर ये प्योर नहीं है, अगर ये शुद्ध नहीं है, ये कहां पे हम बात कर रहे हैं? कॉइल की बात कर रहे हैं, अर्थात एक्सेल की बात कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्ससी की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्ससी क्या होगी? ये लीड करेगी, है ना, लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। अब हम देखते हैं कि अगर वो शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? शुद्ध नहीं है तो क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चों? कि वो कुछ ना कुछ थीटा एंगल से क्या करेगी? वो लेग लीड कर रही होगी, है ना। तो मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, तो वो 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं रहेगी, वो 45 डिग्री भी हो सकती है ना, 50 डिग्री, 60 डिग्री भी हो सकती है, तो कुछ भी डिग्री हो सकती है। कुल मिला के हम बोलेंगे कि शुद्ध की कंडीशन में, प्योर कंडीशन में 90 डिग्री होती है इंडक्टिव कॉइल और कैपेसिटिव कॉइल, और शुद्ध की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है बच्चों? यूनिटी होता है, अर्थात 0 एंगल पे काम करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमने आज की क्लास में यह देखा, क्लास नंबर 25 में, कि हमारे पास में जो इंडक्टिव कॉइल होती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, कैपेसिटिव कॉइल क्या होती है, कैसे काम करती है, और सबसे मेन पॉइंट है कि प्योर रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट में कितने डिग्री एंगल बनाता है ना। प्योर इंडक्टिव कॉइल होती है वो कितने डिग्री एंगल बनाती है, प्योर कैपेसिटिव कॉइल जो होती है वो कैसे काम करती है। हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है बच्चों? 0 डिग्री, अर्थात इन फेज में काम करता है, करंट वोल्टेज साथ में जाती है। लेकिन यहीं पे हमारे पास में क्या हो जाती है? जो वोल्टेज होता है वो पहले जाता है, करंट बाद में जाती है, अर्थात ये 90 डिग्री क्या करती है? पीछे होती है, पश्चगामी जो है तो काम करती है। ओके बच्चों, और यही हम कैपेसिटिव की बात करेंगे। तो जो कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटर्स में होगा, वहां पे क्या होगा बच्चों? वोल्टेज जो होगा वो पीछे होगा, लेकिन करंट वहां पे 90 डिग्री अग्रगामी होगी। ओके, क्या होगी? अग्रगामी होगी। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टिव कॉइल और प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। ओके बच्चों, तो आज की हमने क्लास देखा जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देख लिया है बच्चों, है ना। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, ऑपरेंट पावर क्या होती है ना, पावर फैक्टर क्या होता है। तो कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो इस क्लास में बने रहिए। और हमारे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों ग्रुप में बच्चों, ताकि आप लोग को, है ना, इसमें कुछ सीखने को मिले। और यदि पुराने आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो देख सकते हैं। 24 लेक्चर ऑलरेडी उसमें डले हुए हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल में
में बच्चों आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसी के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और आईटीआई से संबंधित पूरी टेक्निकल कोचिंग क्लासेस है और यहाँ पे टेक्निकल की कोचिंग पूरी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल में बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।